हमारे यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में करने वाले हम लोग हिंदी साहित्य में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी होने वाला प्रैक्टिस सेट 7 हल, और इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। अब लो नशानी अब न नशई हो किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो यह काव्य पंक्तियां भक्ति काल के प्रमुख कवि राम भक्ति शाखा के तुलसीदास की हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं और चतुरसेन शास्त्री ने इनको धर्मध्वज की संज्ञा दी, तो वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको लोकनायक कहा। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा काव्य की बृहत्त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो ब्रज भाषा की जो बृहत्त्रयी है उसमें शामिल कवि नहीं है, वह हो जाएंगे रामचरित उपाध्याय, क्योंकि भारतेंदु, रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न यह तीनों लोग ब्रज भाषा के त्रयी में शामिल हैं। और रामचरित उपाध्याय जो हैं ये सूक्तिकार कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर बात की जाए तो रामचरित चंद्रिका, भारत भक्ति, देवदूत, सूक्ति मुक्तावली हैं। अगला प्रश्न, गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? तो गीत फरोश नाम से प्रथम काव्य संग्रह रचने वाले प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और गीत फरोश का विसंग्रह उनका 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, चार डग हमने भरा तो क्या किया? निम्नलिखित में से यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो चार डग हमने भरा तो क्या किया, यह काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित विषयों में से निम्नलिखित निबंधों में किसे लिखा है? तो प्रताप नारायण मिश्र का इसमें से कौन सा निबंध है यह आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसमें बात। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। उन्होंने दांत, बुढ़ापा, भौं, नाक ऐसे निबंधों की रचना की है और मिश्र जी ने ही नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि विद्यापति इसमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति जी मैथिल कोकिल कहे जाते हैं अपनी प्रसिद्ध रचना पदावली के लिए। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की रचना है। तो मजदूरी और प्रेम निबंध लिखने वाले हैं प्रसिद्ध निबंधकार जिन्होंने हिंदी साहित्य में 6 निबंध लिख करके ही अपनी ख्याति अर्जित की, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो अध्यापक पूर्ण सिंह की यह रचना है और उन्हीं की एक रचना इसमें से और बताना है। तो आचरण की सभ्यता इसमें जो है यह रचना जो है अध्यापक पूर्ण सिंह की है, यानी कि मजदूरी और प्रेम और आचरण की सभ्यता दोनों ही कृतियां लिखने वाले हैं निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो यह
इस श्लोक का अंश है बाबा तुलसीदास द्वारा लिखा गया। तुलसीदास ने लिखा था कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उनकी कृति है विश्व मिथक सरित सागर। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं? तो आप जानते हैं कि लघु मानव की धारणा विशेषता है नई कविता की। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे मनुष्य को लघु मानव की संज्ञा देकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह कथन किसका है? तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उनके निबंध संग्रह मनुष्य की सर्वोत्तम कृति और साहित्य से अवतरित है यह पंक्ति। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। तो समानांतर कहानी का आंदोलन 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने चला करके सबको अपनी तरफ आकर्षित किया था। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है और उनकी प्रसिद्ध कहानी है राजा निर्वंशिया। इसके अलावा कमलेश्वर की कहानियों की अगर बात की जाए तो कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी की प्रकाशित प्रसिद्ध कहानी है और खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी और आजादी मुबारक 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक कौन हैं? तो जायसी नामक समीक्षाकृत लिखने वाले विजय देव नारायण शाही जी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है और यह तीसरे सप्तक के बड़े ही चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। इनके प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो मछलीघर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी आदि कविता संग्रह प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागार्थ कहां से प्रकाशित होती थी? तो वागार्थ का प्रकाशन होता था कोलकाता से। ए विकल्प इसका राइट आंसर है और 1995 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह पत्रिका मासिक पत्र के रूप में है और इसके प्रारंभिक संपादक रविंद्र कालिया थे। ममता कालिया और प्रभाकर सोत्री संयुक्त रूप से थे। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ हैं और डॉक्टर कुसुम खेमानी हैं। यह एक साहित्यिक और सांस्कृतिक की मासिक पत्रिका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं आपके इसमें मध्वाचार्य जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी, जबकि इसमें निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी तथा रामानुजाचार्य ये लोग अन्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। जैसे रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के हैं, इसके बाद विष्णु स्वामी आपके शुद्धाद्वैतवाद के हैं, निम्बार्काचार्य हैं अद्वैतवाद के। अगला प्रश्न, पंच पांडव चरित्रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित्रास के रचयिता आपके हैं शालिभद्र सूरि। ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो जयशंकर प्रसाद के कृति ध्रुव स्वामिनी की यह पंक्तियां हैं कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से कवि नकेनवाद से जुड़े हैं? तो नकेनवाद को ही आप प्रपदवाद के नाम से भी जाने जाते हैं और नकेनवाद में 3 कवियों को सम्मिलित किया जाता है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो इस हिसाब से इसमें केसरी कुमार ऑप्शन ए जो है यह सही जवाब हो जाएगा, केसरी कुमार। अगला प्रश्न, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञेय जी का लिखा हुआ उपन्यास है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो इसमें सतसई लिखने वाले कवि हैं वियोगी हरि। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। वियोग हरि का वास्तविक नाम वैसे हरिप्रसाद द्विवेदी था और इनका जन्म छतरपुर मध्य प्रदेश में 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाने वाले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो तीसरी सत्ता, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित आदि उपन्यासों के लेखक हैं गिरिराज किशोर जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम इसमें से कौन सा है? तो आप जानते हैं कि हरिदासी संप्रदाय आपका जो है यह सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। तो हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक कृति के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही हिंदी गद्य विधा की रचना आपकी जो है यह जीवनी विधा की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है यह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले इसमें कवि कौन हैं? कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद जी रचनाएं करते थे। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन, उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल
किस निबंध का अंश है? तो यह शुक्ल जी के निबंध मानस की धर्मभूमि से अवतरित पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगर उनके निबंधों की बात की जाए तो विचार और विधि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, चिंतामणि, रस मीमांसा आदि निबंध प्रसिद्ध निबंध हैं। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत यत कथा अथवा भविष्यत कहा यह रचना धनपाल की है और यह अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं? तो भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 6 अंकों का यह नाटक है। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवि देव हैं? तो इसमें रीतिबद्ध कवि देव जो हैं वह रसवादी कवि हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उन्होंने कहा है ना कि भूल कहत नव रसु कवि सकल मूल श्रृंगार। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से एक कवि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 शिष्य उन्होंने अपने लिए थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास जी थे, जबकि विट्ठलनाथ के गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज स्वामी थे। तो इसमें आपके चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद दास यह तो हो जाएंगे, लेकिन कृष्णदास इसमें जो हैं इसका विकल्प आपका सस्पेंस लग रहा है। ये गोविंद स्वामी हैं और यहाँ पर गोविंद दास दिया हुआ है, इस वजह से इसको आप डी विकल्प सही मान सकते हैं। गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास यह लोग जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और सूरदास के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। तो इस हिसाब से यहाँ पर यह गोविंद स्वामी होना चाहिए। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर आप स्वीकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विसल देव रासों के रचयिता हैं? तो विसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल हैं। 1155 ईस्वी के आसपास की यह रचना है और यह एक गेय काव्य है। अगला प्रश्न है कि कीर्ति पताका की रचनाकार का नाम है? तो कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली यह विद्यापति की रचनाएं हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया इसमें यात्रा वृतांत हो जाएगा ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय यमुना गंगा के नैहर में हंसते निर्झर दहकती भट्टी और अभिमान तथा यात्राएं हिमशिखरों की छाया में, यह विष्णु प्रभाकर के यात्रा वृतांत हैं। उन्होंने 5 यात्रा वृतांत लिखे हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कार्नेलिया है यह सेलुकस की पुत्री है और वह
चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और उसका विवाह भी चंद्रगुप्त से हो जाता है, तो इस हिसाब से यह जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन नहीं है? तो इसमें रीतकालीन ग्रंथ जो है हिम तरंगिणी जो है यह रीतकालीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की एक रचना है जिसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन हैं? तो प्रवासी के गीत कविता संग्रह के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस और द्रौपदी तथा मनोकामनी जैसी काव्य संग्रह की रचनाएं नरेंद्र शर्मा ने की हैं। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। और प्रवासी की डायरी दूसरी रचना है, यह काव्य विधा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन करना है। तो आप जानते हैं कि जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, नदी के दीप अज्ञेय जी की रचना है और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह लिखा है 1952 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है यह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। चारुमित्रा रामकुमार वर्मा का एक घूंट जयशंकर प्रसाद का और टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। तो इसका विकल्प आपका डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास आपका हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रजबोली का संबंध है। तो ब्रजबोली ब्रज भाषा की नकल पर बंगला में प्रचलित एक शैली रही है, तो यह बंगाल से संबंधित हो जाएगा जिसमें कृष्ण काव्य की रचना की गई है। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियों में से इसमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर बोली की बात की जाए तो वह ब्रज भाषा है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। ब्रज का वैसे अगर अर्थ देखा जाए तो वह पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह होता है और इसका विकास सौरसेनी के अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है और यह बोली प्रायः आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन आपका पश्चिमी हिंदी की यह बोली है। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत की बोलियां हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो काशिका काशी के आसपास की यानी बनारस के आसपास की, वाराणसी के आसपास की बोली है। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका बोली जो है यह बिहार राज्य की बोली है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा की संज्ञा दी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी को संविधान के किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो जवाब हो जाएगा धारा 343 प्रथम के अंतर्गत। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा, यह वैसे तो एक विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसको गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है? तो राम ध्यान मंजरी लिखने वाले हैं स्वामी अग्रदास जी। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखे गए मिलन, स्वप्न और पथिक खंड काव्य हैं, जबकि नहुस जो है यह उनके द्वारा लिखा गया नहीं, बल्कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास इसमें कौन सा है? तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। तो इसका डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा अतुल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल शब्द का समानार्थी शब्द इसमें अनल जो है यह नहीं है। अनल अग्नि का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा अनेकार्थक शब्द है? तो अनेकार्थक शब्द इसमें आपका हो जाएगा अंबर। अंबर का अर्थ आपका अनेक वस्त्रों में, अनेक अर्थों में हो सकता है, जैसे वस्त्र के रूप में, आकाश के रूप में, बादलों के रूप में। अगला प्रश्न है कि कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन कील कंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस काव्य पंक्तियों में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ये विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि मुदित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार है? तो मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास कह सकते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज के वीडियो में लेते हैं यहीं पर विराम। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।